Okay. So hello students, welcome back. So today we are going to continue our chapter Mechanical Properties of Solid Part 2 from the subject Physics of Standard FIGC Science. And today we are going to cover the major topics which are related to Hooke's law and Young's modulus. Okay. Before going to the next topics, let's do some revision what we have seen. So we have seen there is a plastic and there is a elastic nature of solid, right? तो जैसे मैंने आपको बोला था कि प्लास्टिक का मतलब ऐसे होता है कि द मोमेंट आई एम अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, डिफॉर्मिंग का मतलब ही ये होता है कि हम उसका फॉर्म चेंज करने वाले हैं, उसका शेप चेंज करने वाले हैं या उसका साइज चेंज करने वाले हैं, राइट? सो इन दैट केस वो डिफॉर्मिंग फोर्स एज अ काम करता है, right? So when we are talking about the deforming force, when I'm going to apply it on a given object, तो obviously उसमें बहुत सारे changes होते हैं, right? So ये सारे changes हम study करते हैं in properties of solid, जिसमें majorly हमने देखा है stress and strain, right? So stress हमेशा हम फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से उसको मेजर करते हैं एंड स्ट्रेन वी ऑलवेज कैलकुलेट विथ हेल्प ऑफ कि कितना चेंज इन शेप हुआ है मेरे गिवन ऑब्जेक्ट में जब मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर एक्ट हुआ. ओके, सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज विच वी हैव सीन इन केस ऑफ सॉलिड. ओके, अगर आप लिक्विड के लिए जाओगे, अगर आप गैसेस के लिए जाओगे तो यस, ये सारी प्रॉपर्टी उसके लिए अप्लाई नहीं होती. Okay, that's why only in specific case of solids these two properties are very much important. And stress and strain, these are, I can say, a kind of a units जो यूज होते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को समझाने मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज बताने के लिए. ठीक है, सो एवरी डिफरेंट मटेरियल जो सॉलिड में फॉल करता है in a physical state, then yes, everyone is having their own state of strain or own I can say amount of strain, right? तो उसके बेसिस पे ये सारे प्रॉपर्टीज हमने देखे थे. ठीक है, देन बेस्ड ऑन दैट हमने ये भी देखा था कि देयर आर टाइप्स ऑफ आई कैन से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. एक होता है जिसमें elongation मतलब लेंथ वाइज देयर इज अ चेंज इन द शेप अगर मैं फोर्स लगा दूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो हमने देखा था टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, देन टेंसाइल स्ट्रेन भी देखा था एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन भी देखा था, राइट? देन उसके बाद हमने देखा था कि पूरे ऑब्जेक्ट पे मेरा मैंने फोर्स लगाया है, राइट? सो ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. लाइक एक आई कैन से एक स्फेरिकल रबर बॉल है मेरे पास एंड द मोमेंट आई पुट इट इनटू आई कैन से इनसाइड वाटर, तो इमिडिएटली वाटर उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, राइट? सो इन दैट केस द बॉल दैट आई कैन से द रबर बॉल विल गेट कंप्रेस्ड, बट उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा वॉल्यूम, मतलब उसका स्फेरिकल वॉल्यूम ही रहेगा या उसका स्फेरिकल शेप ही रहेगा, but there is a change in the volume. So that kind of we called it as a volume stress or volume strain, right? And last में जो आता है, ठीक है, जो एक्चुअल में हमारा जहाँ पे we are dealing with a change in the I can say shape to a something else. Okay, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में शेप में चेंज हो रहा है. It's a completely deforming, right? So likewise we have seen these three टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट? उसके बेसिस पे हम अभी आगे चेक करेंगे कि ये दो स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेके मैं हर एक आई कैन से देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने प्रॉपर्टीज दी है कि अगर एक सॉलिड को ये पर्टिकुलर एरिया में अगर मुझे उसको डिफाइन करना होगा तो उसमें ऐसा मुझे क्या फाइंड आउट करना है जिससे मैं उसका मॉड्यूलस निकाल सकूं, राइट? सो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? द मॉड्यूलस मीन्स वेरी मच सिंपल कि एक पर्टिकुलर सॉलिड या एक पर्टिकुलर आई कैन से गैसियस या लिक्विड, इनके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ है उसको हम मॉड्यूलस में डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी the next which is very much important which is the Hooke's law. Okay,
तो हुक्स मतलब ऐसा कुछ दिमाग में मत लाना कि यहाँ पे कुछ हुक और समथिंग है, इट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, सो ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को, राइट। अभी आप सोचोगे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको आप इसका नॉर्मली अगर आपके साथ कंपेयर करूं, राइट, आपके क्लासरूम में एक या दो बंदे लोग ऐसे होंगे, एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका आईक्यू लेवल और जिनका स्टडी लेवल का अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होगा, राइट। सो वी कॉल देम एज अ टॉपर। बट टॉपर ऐसे ही नहीं बनता, ऑब्वियसली वी हैव टू गिव देम अ स्पेसिफिक परसेंटेज। तो जब भी आपके क्लास में एक स्टूडेंट 90% लेके आता है एंड विच इज द हाईएस्ट वन, तो ऑब्वियसली उसको हम डिफाइन करते हैं उनके, आई कैन से, वो पॉइंट्स पे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं उसका परसेंटेज। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो मॉड्यूलस है दैट वी कॉल्ड इट एज अ परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। बट ये परसेंटेज किसका है, जैसे आपके केस में परसेंटेज आपके क्लेवरिटी का था यहाँ पे, या आपके अंडरस्टैंडिंग या आईक्यू का था, वैसे ही यहाँ पे मॉड्यूलस किसका है, इलास्टिसिटी का है। तो एक सॉलिड में उसके पास कितना इलास्टिसिटी है ये हमेशा हम डिफाइन करते हैं, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। और जो हमेशा कांस्टेंट होता है इन विद इन अ स्पेसिफिक इलास्टिक लिमिट। ओके, अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है उन्होंने नीचे दिया हुआ है, हम एक बार पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ ये बताता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड द कांस्टेंट is called as the modulus of elasticity. Okay, so within elastic limit, अभी इसका मतलब क्या। so elastic limit, the maximum value of stress up to which the stress is directly proportional to strain। इसका मतलब क्या, एक पॉइंट तक, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलूं रबर, राइट, एक पॉइंट तक हम उसको अगर खींच सकते हैं देन अगेन वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, राइट, सॉरी, अगेन वो फॉर्म हो जाएगा अपने ओरिजिनल शेप में। बट एक लिमिट के बाद अगर मैंने उसको और खींचा तो ऑब्वियसली वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, राइट। सो स्टार्ट टू लेकर टिल द टाइम वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, इनके बीच का जो लिमिट है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। मतलब विद इन द लिमिट वो काम कर रहा है, राइट। सो ऐसे ही सिमिलरली विद इन द लिमिट, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर मेरा जो स्ट्रेस है मतलब जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर वो प्रोपोर्शनैलिटी मेरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसको डिफाइन करूंगा एक कांस्टेंट की तरह, जिसको मैं बोलूंगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये हमेशा जो कांस्टेंट होगा वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल होगा। ओके, जैसे मैंने आपको बोला है यहाँ पे स्ट्रेस मतलब मैं जैसे जैसे फोर्स पर एरिया अप्लाई करते जाऊँ, स्ट्रेस मतलब इन शॉर्ट मैं प्रेशर जैसे अप्लाई करते जाऊँ किसी भी आई कैन से ऑब्जेक्ट पर, उतना उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है, मतलब उसमें चेंज इन शेप आना स्टार्ट होता है, राइट। सो जितना ज्यादा मैं फोर्स पर एरिया उसको अप्लाई करूँ उतना ज्यादा उसमें चेंज इन आई कैन से शेप होते जाता है। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली देयर विल बी एंटायरली चेंज, मतलब वो डिफॉर्म हो जाएगा। सो जब तक वो डिफॉर्म नहीं होता और जब तक ये मेरा स्ट्रेस मेरे स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये पर्टिकुलर स्लोप में मेरा यंग मॉड्यूलस, सॉरी, मेरा हुक्स लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल है, राइट। एंड दैट हुक्स लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो फ्रॉम दिस आई कैन डिफाइन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी of a material is the ratio of stress to the corresponding strain। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो कैलकुलेशन होगा या आपका जो स्लोप होगा दैट हैज टू बी विद इन द इलास्टिक लिमिट। ओके, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वर्क्स। ठीक है, सिमिलरली दिस इज हाउ द इलास्टिक लिमिट इज ऑल्सो वर्क्स, राइट। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलवेज क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। ओके, there are three types of stress and strain related to change in length, change in volume and change in shape। जैसे मैंने आपको बोला था कि there are three types of stress and strain, जैसे हमने पहले देखा था, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को अलग अलग आई कैन से मॉड्यूलस के हिसाब से मैं उसके थ्री पार्ट्स या उसके थ्री
आई कैन से डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, राइट. सो लेट्स सी वन बाय वन कि इनका क्या है करके, राइट. सो फर्स्ट वी विल सी द चेंज इन लेंथ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, तो उसको हम बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस. सो यंग इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब ही इज आल्सो अ साइंटिस्ट, उनके सरनेम पे ये पर्टिकुलर यंग मॉड्यूलस, बिकॉज ही हैज इन्वेंटेड दिस. Okay, so it is denoted by capital letter Y. Okay, so young modulus is the modulus of elasticity related to change in length of an object like metal, wire, rod, beam, like due to applied deforming forces, right. So young modulus क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, आपको एक रिलेशन दूंगा बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, बट ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, बस उसमें खाली एक ही आई कैन से डायमेंशन की क्वांटिटी चेंज होगी, वो है लेंथ. ओके, अगर मैं खाली लेंथ में आपको चेंज करने के लिए चेंज आपको बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इन दैट केस आप यंग मॉड्यूलस से फाइंड आउट कर सकते हो इन अ गिवन मेटल वायर और रॉड और बीम जो लीनियर होता है, राइट. इनमें यंग मॉड्यूलस कितना है, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ओनली वन पैरामीटर जो चेंज हो रहा है विच इज लेंथ, राइट. सो इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टू चेंज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, okay, like metal, wire, rod and all, due to applied deforming force, right. So ये जो deforming force है उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई नहीं करते हो तो 110% क्या होगा कि मुझे आउटपुट मिलेगा ही नहीं, राइट. सो इन दैट केस 110% मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स तो चाहिए, राइट. और ये डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो खाली एक ही डायरेक्शन में मेरे रॉड को खींच रहा है. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम ओनली गेटिंग द elongation only in one direction or change in shape only in one direction. Okay, so that's why they are saying कि let's consider a metal wire जिसका लेंथ है L, जिसका रेडियस होगा R, suspended from a rigid support. मतलब लेट्स से कि मैंने एक ऐसा वायर एक आई कैन से सीलिंग को मैंने लटका दिया है, राइट. देन अ लोड ऑफ mg is attached to the free end of the wire, और वो सीलिंग के वायर को लेट्स से मैंने नीचे कुछ तो एक लोड या कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ वेट मैंने वहां पे अप्लाई किया है. ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स गेटिंग अप्लाइड टू द फ्री एंड ऑफ द वायर, क्यों, बिकॉज उसका वेट है तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर वायर को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, विच इज नथिंग बट डाउनवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस. इन दिस इक्विलिब्रियम पोजिशन द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. ओके, अभी यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल क्यों बोला है, बिकॉज ओनली वन डायरेक्शन इज कमिंग इन टू द पिक्चर, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोला है, राइट. सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस का ही ये क्या है, इक्वेशन है. जस्ट उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा सजा धजा के उसको दिया है, राइट, बट माई मेन फैक्ट विल नॉट चेंज. सो यहाँ पे applied force F, area will be A, right? So on this, in this kind of a longitudinal stress, जो applied force है, that is because of the weight of the wire, sorry, weight of the object या load जो मैंने उसको नीचे लगाया है, right? So obviously weight of the, आपका weight अगर मैं पूछूं तो आप कैसे बोलोगे what is my weight, तो आप बोलोगे सर 45 kg. तो ये kg कहाँ से आया, ठीक है. As a human you have only mass. ओके, आपके पास खाली मास है, बट अर्थ के पास जो ग्रेविटी है 9.81, उसके वजह से आपका वेट कैलकुलेट होता है, ठीक है. सो अगर आप आपके वेट में से लेट्स से मेरा वेट है लेट्स से 70 kg, सो 70 kg डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मैं करूं, तो मुझे एग्जैक्टली मिलेगा कि मेरे पास कितना मास है, राइट. सिमिलरली आपके पास कितना मास है. सो सिमिलरली इफ आई हैविंग अ मास ऑफ अ लोड, तो उसका अगर मैं वेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो सिमिलरली आई नीड टू मल्टीप्लाई विद इट्स ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वेट मिलेगा, एंड वेट इज इक्वल टू फोर्स. अभी आप बोलोगे सर वेट कैसे इक्वल टू फोर्स हो गया, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, इट मींस योर वेट इज नथिंग बट योर फोर्स. सो इसका मतलब जब भी आप जमीन पे खड़े हो या जब भी आप भाग रहे हो,
तो in short you are applying force to the ground. Okay, so this is how longitudinal stress will be equal to applied force divided by area. So मैंने force को replace कर दिया mass into acceleration, which is m into acceleration due to gravity. Okay, divided by area. अभी यहाँ पे area of my wire, उसका मैं जो अगर क्रॉस सेक्शन लूंगा, मतलब उसके अगर साइड से देखूंगा तो मुझे खाली सर्कुलर दिखेगा, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट अपियरिंग इट एज अ अपियरिंग इट एज अ कंप्लीट सर्कल, राइट? दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे एरिया क्या लिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपका फोर्स अप्लाई होगा तो आप हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही आपका फोर्स अप्लाई होगा, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई ऑन साइड ऑफ इट। Okay, so longitudinal stress will be equal to applied force divided by area, which is F upon A, and mg divided by pi r square. Similarly, longitudinal strain, stress हमेशा force के साथ deal करता है, strain हमेशा shape के साथ deal करता है। तो यहाँ पे change in length divided by original length will give you the longitudinal strain. Longitudinal क्यों दिया हुआ है? Because it's only in the one direction. Okay, so longitudinal strain will be change in length divided by original length. तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ मेरा क्या है, L है, और ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या है, L है, कैपिटल L, राइट? सो यहाँ से मुझे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा। तो यंग मॉड्यूलस में ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन विल गिव मी द यंग मॉड्यूलस। सो यंग मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उसका अगर मैं आई कैन से इफ आई वांट टू राइट इन अ mathematical expression manner, so young modulus will be equal to longitudinal stress divided by longitudinal strain, right? And which is nothing but y will be equal to mg divided by pi r square divided by L divided by L, right? So यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा modification करूँ, so I will get a equation something like this, जिसमें young modulus which is denoted by y will be equal to mg capital L divided by pi r square into small l, right? So this is the equation of my young modulus. So please इसको हमेशा याद रखना, because for numericals usually it asks. Okay, so this is the equation of my young modulus. और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर by looking at this particular equation, the SI unit of young modulus will be Newton per meter square. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये divided by L और L है, तो obviously ये L ने L को divide कर दिया, तो बचा क्या? जो भी बचा मेरा, that is nothing but my Newton per meter square is nothing but which is left. Again, it's nothing but force upon area. तो आपको जेई के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस, राइट? तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट अ प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ओके? या प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ऑप्शंस में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है और अगर आपको पास्कल दिया है, तो आप हमेशा पास्कल सिलेक्ट करना, बिकॉज पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। हेंस आप अगर उसके डायमेंशंस निकालोगे तो आपको L1 M1 T-2 मिलेगा। ओके, therefore the Young modulus indicates that the resistance of an elastic solid to elongation or compression। मतलब यंग मॉड्यूलस इन शॉर्ट ये देता है कि रेजिस्टेंस मतलब मैं कितना अपोज कर रहा हूं मेरे चेंज इन एलोंगेशन, मतलब खींचने के लिए, या कंप्रेशन मतलब अंदर आने के लिए, राइट? सो बिकॉज मैं फोर्स कोई भी साइड से डायरेक्शन से वन डायरेक्शन में अप्लाई कर सकता हूँ, इधर मैं उसको खींच सकता हूँ या उसको कंप्रेस कर सकता हूँ, राइट? इन द बोथ द डायरेक्शन, यस, देयर इज अ यंग मॉड्यूलस विल कम इनटू द पिक्चर। एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर यंग मॉड्यूलस, मुझे मतलब यहाँ पे इसकी जो ये मटेरियल आई कैन से उसकी जो एक प्रॉपर्टी है, राइट, यंग मॉड्यूलस की, मटेरियल इज वेरी मच यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन और टेंशन। ठीक है, देखो क्या होता है इसका मेनली यूज, कि कोई कोई आपने देखे होंगे कि द गोल्ड, राइट, गोल्ड इज हैविंग आई गेस ऑलमोस्ट मैक्सिमम काइंड ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके वजह से ही ऑब्वियसली गोल्ड में बहुत तरीके से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से हम उसका ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, राइट? सो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मेटल, सो हेंस मेटल को हम एक लेवल तक ही उसको खींच सकते हैं, अदरवाइज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गेट ब्रेक। ओके, एंड दिस इज द रीजन
this is the reason that this particular property we can use it at very बहुत सारे जगहों पे, right? If I want to make a nail of any material, so first I have to check कि उसमें young modulus या उसका tensile strength कितना होगा, then only I can go for that particular material to make into a nail, right? ऐसे ही मैं कोई भी material का nail नहीं बना सकता, right? And that's why they are saying कि this kind of modulus are very much useful for characterization of my object which is subjected to compression and tension. Okay, ठीक है. सो अभी यहाँ पे उन्होंने और एक चीज दी है, कंप्रेशन एंड टेंशन. तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ट्रॉलीज या टोइंग वैन में देर इज अ वायर. ओके, तो ये जो वायर होती है वो बहुत स्टिफ होती है और बहुत आई कैन से हार्ड होती है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर मुझे वो पर्टिकुलर वायर का यंग मॉडुलस अगर नहीं पता होगा, मतलब वो कितना खींच सकती है और आफ्टर उसका कितना स्ट्रेस लगाने पे कितना उसका स्ट्रेन होगा, अगर यही मुझे पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं वो पर्टिकुलर वायर कभी मेरे एप्लीकेशन में लेके ही नहीं आ सकता. जस्ट इमेजिन कि आप वो वायर के जगह पे आपने रबर लगाया है, राइट? तो ऑब्वियसली गाड़ी तो वही रहेगी, जस्ट आप खाली आगे जाओगे और वो रबर खाली स्ट्रेच होते रहेगा, राइट? बट इफ आई एम रिप्लेसिंग दैट विद द मेटल वायर देन 110% मेरे साथ भी वो टोइंग वैन में वो पर्टिकुलर वायर को जैसे मैं लगाता हूँ वो पर्टिकुलर वायर, तो ऑब्वियसली वो वायर इतना काम करेगी कि वो पर्टिकुलर आई कैन से कार को खींच सकती है, राइट? सो दैट इज द यूसेज ऑफ दिस यंग मॉडुलस. सिमिलरली जैसे यंग मॉडुलस ने काम किया है जस्ट अपने लेंथ पे, वैसे ही बल्क मॉडुलस ने काम किया है उसके वॉल्यूम पे, राइट? सो बल्क, अभी ये मत सोचो कि बल्क एक कोई साइंटिस्ट था. नो, ही इज नॉट अ साइंटिस्ट. जस्ट बल्क मॉडुलस क्यों दिया है? बिकॉज आई वॉज डीलिंग विद द लेंथ. ओके, तो वो साइंटिस्ट यूज कर रहा था. बट यहाँ पे वॉल्यूम आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 डायमेंशन, मतलब पूरा एंटिटी या पूरा क्वांटिटी या पूरा स्फेरिकल या पूरा क्यूबिकल पिक्चर में आ रहा है. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग इट्स अ बल्क मॉडुलस, राइट? इट इज डिनोटेड बाय विद द लेटर ऑफ के. ओके, आपका यंग मॉडुलस वाज डिनोटिंग विद द लेटर ऑफ कैपिटल वाई. ओके, सो यहाँ पे आपका आएगा लेटर ऑफ के. सो बल्क मॉडुलस, it is the modulus of elasticity related to change in volume of an object due to applied deforming force. वहां पे क्या हो रहा था? खाली लेंथ चेंज हो रही थी, बट यहाँ पे एंटायर वॉल्यूम इज चेंजिंग. ओके, बट देर इज नो चेंज इन द शेप. ये बस याद रखना. ओके, सो देर इज नो चेंज इन द शेप. शेप तो सेम स्फीयर का स्फीयर ही होगा, बट देर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम. So it is the modulus of elasticity which is related to change in volume of an object due to applied deforming force. तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में एक पर्टिकुलर मटेरियल का अगर मुझे स्फेरिकल या उसका कुछ क्यूबिकल पार्ट यूज करना है मेरे किसी एप्लीकेशन में, तो मुझे ऐसा कुछ तो एक आई कैन से नंबर्स चाहिए. अगर मैंने 100 केजी का वेट उस पे लगाया है तो इसमें ये पर्टिकुलर मटेरियल में क्या चेंज आएगा? क्या 100 केजी अप्लाई करने के बाद उसमें मेजर चेंज आ रहा है? अगर हाँ, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट यूज दैट पर्टिकुलर मटेरियल. बट अगर 100 केजी का वेट यूज करके भी अगर उसमें चेंज ज्यादा नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट मटेरियल. एंड दिस इज द रीजन दैट आई नीड दिस बल्क मॉड्यूलस इनटू द कंसिडरेशन. ओके, जैसे सिमिलर है, आप बाइक यूज करते हो, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. ऑब्वियसली जब भी पार्ट्स यूज होते हैं तभी 110% उसमें प्रेशर आता है. आपके जो बाइक या साइकिल के जो रिम होते हैं, राइट, जो स्पोक बोलते हो आप, अगर वो स्पोक जस्ट इमेजिन करो वो पर्टिकुलर बल्क मॉडल उसका फाइंड आउट नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो चेंज हो सकता है. ओके, सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर इफ वी आर नॉट calculating this bulk modulus, young modulus properly, right? So that's why these small units are very much important for to bring any material into an application. Okay, so hence it is called as the elasticity of volume. Bulk modulus of elasticity is property of solid, liquid and gases. Okay, so ये जो bulk modulus है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर के लिए आता है, राइट? जिसमें सॉलिड्स भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, गैस भी आते हैं. बिकॉज वी आर डीलिंग विद वॉल्यूम, वी आर नॉट डीलिंग विद लेंथ और इंडिविजुअल थिंग. ओके, वी आर नाउ डीलिंग विद वॉल्यूम. तो वॉल्यूम सॉलिड का भी होता है, वॉल्यूम लिक्विड का भी होता है, वॉल्यूम गैसेस का भी होता है, राइट? दैट्स व्हाई बल्क मॉड्यूलस हमेशा तीनों प्रॉपर्टी में आएगा. सो दिस कैन बी अगेन अ जेई क्वेश्चन कि बल्क मॉड्यूलस इज एप्लीकेबल फॉर
बिलो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आप तीनों लिख सकते हो। इफ अ स्फीयर, जैसे उन्होंने अभी एक एग्जांपल दिया है, अगर मेरे पास एक स्फीयर होगा विच इज मेड अप ऑफ रबर, ओके, इज कंप्लीटली इमर्स्ड, मतलब मैंने पूरा उसको पानी में डाला है, इट विल यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल द साइड। क्यों? बिकॉज पानी क्या करेगा, उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा एंड इट विल ट्राई टू श्रिंक और कंप्रेस दैट पर्टिकुलर रबर बॉल। तो रबर बॉल का पहले वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, बट जैसे मैंने उसको पानी में डाल दिया तो सारी जगह से अभी फोर्स या प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो गया, राइट। सो कंप्रेसिव फोर्स एफ, चेंज इन प्रेशर ऑन स्फीयर बी डीपी, मतलब चेंज इन प्रेशर मेरा इतना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम मेरा डीवी छोटा सा इतना हुआ, एंड द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नथिंग बट माई वी। देयरफॉर हमेशा स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए मुझे चेंज इन शेप लगते हैं, तो चेंज इन शेप विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जब भी इसको डिनोट किया है, सो दे पुट अ माइनस साइन ओवर हियर। तो आप सोच रहे होगे ये माइनस साइन कहाँ से आया। देखो, यहाँ पे जब मैं रबर को पानी में डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम, मतलब पहले वॉल्यूम बड़ा था, अभी वॉल्यूम छोटा हो गया। जैसे ही वॉल्यूम छोटा हो गया, ऑब्वियसली देर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ माई गिवन स्फीयर। हेंस यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, माइनस दिया हुआ है। If there is an increase in the size of the sphere 110%, they would have given here as a plus sign. But यहाँ पे minus sign है, इसका मतलब there is a decrease in the given volume. Therefore, plus यहाँ पे minus, यहाँ पे क्या आएगा, dv by v आएगा, right? So ये हम define करेंगे with help of volume strain. Okay? But we are interested in finding out the bulk modulus. तो bulk modulus हमें कैसा मिलेगा? Bulk modulus is defined as ratio of stress to strain. ओके, इसके पहले भी हमने रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन देखा था, बट वो क्या था, लीनियर या लेंथ में खाली स्ट्रेस टू स्ट्रेन था, या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन था। बट यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस टू स्ट्रेन आएगा। तो जब भी इसका रेशियो हम लेते हैं, हमेशा मुझे क्या मिलता है, बल्क मॉड्यूलस मिलता है पिक्चर में, राइट। सो देयरफॉर हियर द बल्क मॉड्यूलस कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अगेन इसका भी जो कांस्टेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे के से। So therefore K will be equal to dP divided by dV divided by V. तो obviously V को मैं क्या करूंगा, obviously ऊपर लेके आऊंगा, so V will be equal to dP divided by dV. Okay. Therefore bulk modulus measure the resistance offered by the gas, liquid and solid while attempt to made to the change in their volume. Right. So specifically bulk modulus क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि मुझे चेंज नहीं करना है, राइट। सो वो किस में होगा, ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर में होगा। और ये कभी होगा, जब पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स उनके वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करेगा, राइट। देयर इज नो चेंज इन द शेप। स्टूडेंट हमेशा याद रखो, इन बल्क मॉडुलस देयर इज नो चेंज इन द शेप, देयर इज ओनली चेंज इन द वॉल्यूम। ओके, सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is called as a compressibility of the material. इसका मतलब क्या, कि आपके पास जो बल्क मॉड्यूलस है उसको अगर मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी, राइट। मतलब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर मटेरियल के पास कितनी कंप्रेसिबिलिटी है, कितना वो कंप्रेस हो सकता है, उसके उसका मुझे आउटपुट मिल सकता है बल्क मॉड्यूलस को अगर मैंने फाइंड आउट किया तो। ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका वैल्यू होगा कंप्रेसिबिलिटी का, उतना ज्यादा लोग उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जितना उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उतना उसको ज्यादा लोग यूज करेंगे, बिकॉज इवन आफ्टर अप्लाइंग आई कैन से स्ट्रेस और फोर्स, वो अपने वॉल्यूम में चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है। सो दैट इज हाउ द कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस कम इनटू द पिक्चर, राइट। So student, just give me in the chat, are you able to understand this? Just give me into the chat जो मैं अभी मैंने जो आपको बताया, बल्क मॉड्यूलस एंड यंग मॉड्यूलस, ये आपको समझा? कैन यू जस्ट गिव मी इन द चैट एवरीवन? ओके, ओके, गुड, ओके, ओके, परफेक्ट। सो आई गेस ऑलमोस्ट एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, ठीक है, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट, बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, आपको नेक्स्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी जाएगा। ओके, बिकॉज मेन ये बल्क एंड यंग मॉड्यूलस था। ठीक है,
आप अभी नेक्स्ट लिखोगे देन इट इज अ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। तो देखो ये पूरे चैप्टर में आपको खाली तीन चीजों के साथ आपका फोकस होना चाहिए। पहले आपके लेंथ में चेंज हो रहा है, सेकंड आपके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, और थर्ड आपके शेप में चेंज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट आपका जो जब भी आपका लेंथ में चेंज होगा बट आपका शेप में चेंज नहीं होगा। सेकंड जब भी आपका वॉल्यूम में चेंज होगा बट आपका शेप में चेंज नहीं होगा। और थर्ड आपके वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है बट ओनली आपके शेप में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी, आपको अलग अलग मॉड्यूल्स या आपको अलग अलग सारे तरीके समझ में आ जाएगी। सो दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो थर्ड जो मैंने आपको बोला कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, विच इज डिनोटेड बाय न्यू, ओके, इसको बोलने का न्यू। सो ये जो सॉरी दिस इज कॉल्ड एज अ ईटा, it is not a nu, it is a eta, eta, it's again a Greek letter, so it's a eta. Okay, so the modulus of elasticity related to change in the shape of the object is called as a rigidity modulus, right। अभी आप सोच रहे होगे सर rigidity का मतलब क्या है। देखो rigidity का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना रिजिड है। रिजिड है मतलब जितना उसका ज्यादा रिजिडनेस होगा उसका मतलब कि वो कितना भी फोर्स अप्लाई करे भाई मैं नहीं चेंज होऊंगा। द बेस्ट एग्जांपल इज अ स्टोन। ओके, स्टोन को आप कितना भी हाथ से फोर्स लगा दो, प्रेशर लगा दो, वो अपना शेप चेंज नहीं करता, राइट। बट इसका एग्जैक्टली उल्टा है क्ले। क्ले में आप थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्म लगा तो भाई वो अपना रिजिडिटी चेंज कर देगा। तो उसमें दैट पर्टिकुलर हैविंग अ वेरी लोवेस्ट रिजिडिटी और स्टोन इज हैविंग वेरी हाईएस्ट रिजिडिटी, राइट। तो रिजिडिटी का मतलब यही होता है। अगर मैं उसको मॉड्यूलस में मेजर करना चाहूँ तो इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव दिस। तो पहले आप इसको क्या देख रहे हो, इट्स नथिंग बट काइंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूब देख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या आपको मिल रहा है, बॉक्स देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पे दिस इज अ प्रॉपर जिसका जो हाइट है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू माई ग्राउंड है। ठीक है, बट जैसे ही मैंने इस पे थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, अभी फोर्स कहाँ से लगा दिया, एक तो मैंने उसके लोअर, ये जो लोअर बेस है वहां पे फोर्स लगा दिया, और दूसरा उसके मैंने अपर एरिया वहां पे फोर्स लगा दिया। ओके, सो आई एम अप्लाइंग द फोर्स एंटायर ऑन दिस एरिया ए एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स एंटायर ऑन दिस एरिया ए। ओके, बट दोनों क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोर्स कैसे लगाया है। आई हैव अप्लाइड द फोर्सेस इन अ कपल। कपल हमेशा मतलब कपल का मतलब ये होता है, कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब एंटी पैरेलल फोर्सेस मतलब हमेशा होता है कपल। ओके, हमेशा याद रखना, एंटी पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है कपल। तो जैसे मैंने यहाँ पे उनको कपल अप्लाई किया तो एक फोर्स का डायरेक्शन ये था जो ये एरिया को ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो फोर्स है माइनस एफ, उसको मैं ये डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इफ यू कैन कीप दिस पर्टिकुलर आई कैन से लोअर एरिया कांस्टेंट। ओके, आप अगर ये लोअर एरिया आप एक कांस्टेंट रखोगे या इसको चिपका दोगे नीचे, राइट, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन है दैट विल एक्ट एज अ फोर्स विच इज इन अ अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे आपने एक साइड में फोर्स लगा दिया ऑटोमेटिकली दूसरे साइड में फोर्स इक्वल में लग ही गया, right? So always there will be equal in these forces. Okay, always remember this, right? तो यहाँ पे जैसे ही there is a change in the shape happened, देखो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो जितना का उतना ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, there is a change in the shape। पहले ये साइड से रेक्टेंगल दिख रहा था, अभी ये साइड से क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है। ओके, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, पहले ये क्या था, रेक्टेंगल था, बट अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे पैरेललोग्राम दिख रहा है, राइट। सो अल्टीमेटली देयर इज अ चेंज इन द शेप। ओके, पहले ये ऐसा था, अभी ये ऐसा हो गया। तो ये चेंज इन द शेप हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो एक मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितना लेंथ या हॉरिजॉन्टली कितना चेंज हुआ है। सो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल कैन गिव मी द चेंज, और एल्स कितना एंगल डिफॉर्म हुआ है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जितना एंगल ज्यादा होगा ऑब्वियसली उतना डिफॉर्मेशन हुआ है। सो देयरफॉर हमेशा हम फाइंड आउट करेंगे कितना डिफॉर्मेशन हुआ है with help of theta equal to delta L divided by actual length। ओके, सो डेल्टा एल सामने वाला डिवाइडेड बाय बाजू वाला। ठीक है, सो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा ये आउटपुट मिलेगा।
ठीक है। सो अभी मुझे फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन डिटेल। तो द फोर्स एफ एंड एफ डैश जो मैंने आपको बताया, दो अपोजिट फोर्स थे, आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। दिस इज अ डिफरेंट देन टेंसाइल स्ट्रेस वेयर द फोर्स इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा दूसरा है। इन केस ऑफ अगर आप कोई लेंथ या कोई वायर खींच रहे हो तो हमेशा जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है वहां से फोर्स परपेंडिकुलर होता है। बट यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया को मैं पैरेलली फोर्स लगा रहा हूँ। सो हियर द डायरेक्शन इज डिफरेंट देन डायरेक्शन विच वी यूजुअली गिव इन अ स्ट्रेस। ओके, दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है कि द फोर्स एफ एंड एफ पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, दिस इज अ डिफरेंट एट द टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, वेयर द फोर्स इज नॉर्मल द क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होता है। तो हेंस shear stress कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेस। तो हमेशा वही आई कैन से फॉर्मूला रहेगा एफ अपॉन ए। शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसको हम लोग शेयर मॉड्यूलस भी बोलते हैं, राइट। शेयर मतलब इन दिस केस शेयर मतलब चेंज इन शेप। ओके, याद रखना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, सिंपल है। यहाँ पे ईटा विल बी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। बट यहाँ पे शेयर स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट किया हमने, वी हैव चेंज्ड विथ हेल्प ऑफ दिस। okay, so this is we call it as a shear strain. So therefore it is defined as the ratio of shear stress to the shear strain, और उसका जो वैल्यू होगा वो होगा मेरा eta, which we called as a modulus of rigidity. So f upon a will be equal to theta, so f divided by a into theta. So rigidity modulus indicates the resistance offered by solid to change in the shape, right? So rigidity modulus हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है या कितना वो रोक रहा है अपने खुद के आई कैन से शेप को चेंज करने के लिए, राइट। और वो हमेशा मुझे मिलेगा विथ हेल्प ऑफ दिस ईटा। तो ये ईटा बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन आई एम गोइंग टू नो यूज सम काइंड ऑफ मटेरियल फॉर अ वेरी हैवी लोड। ओके, जैसे हैवी लोड अगर मैं बोल सकता हूँ कि कोई कोई लेट्स से कार, ओके, कार का अगर मैं जो एक्सटीरियर है या उसका जो रिम है या उसका जो चेजी है, अगर उसके लिए मैं सबसे हाईएस्ट मॉड्यूलस अगर मैं यूज करूँ रिजिडिटी का, तो मेरा कार उतना ही क्या होगा, सेफ होगा। ओके, बट उसको ही अगर मैं नॉर्मल ले लूँ तो थोड़ा सा भी अगर उसने स्पीड अप ले लिया तो मे बी बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर विच इज अ फोर्स अगेन, देर इज अ चेंज इन द शेप हैपेंड, देन क्या होगा, 110% देयर विल बी एन इशू। सो ऐसे ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम मेजर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस। ओके, सो इट्स सिंपली अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। शेयर कब आता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप। वॉल्यूम कब आता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एक्चुअल वॉल्यूम बट देयर इज नो चेंज इन द शेप। और टेंसाइल कब आता है, व्हेन देयर इज ओनली चेंज इन द वन डायमेंशनल विच इज लेंथ, बस। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन देयर इज अ समथिंग डिफरेंट जिसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, राइट। अब ये अगेन पॉइजन मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये खतरनाक है एंड ऑल। सो अगेन पॉइजन इज द आई कैन से सरनेम ऑफ वन ऑफ द साइंटिस्ट। उन्होंने फाइंड आउट किया ये पॉइजन रेशियो। अब ये पॉइजन रेशियो है क्या, वो देखते हैं। इट इज नोटेड बाय सिग्मा, तो इसको बोलेंगे सिग्मा। दिस इज अगेन अ ग्रीक लेटर। ओके, सपोज अ वायर इज फिक्स्ड टू द वन एंड एंड फोर्स इज अप्लाइड, इट्स फ्री एंड सो दैट द वायर इज गेट स्ट्रेच। तो उन्होंने क्या किया, ये जो एंड है वो दीवार पे लगा के रखा है या चिपका के रखा है या उसको फिक्स करके रखा हुआ, राइट। एंड यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली पहले इसका साइज ऐसे था, बट जैसे उसने खींचा तो उसका साइज छोटा सा हो गया। तो इन दिस केस क्या हो रहा है कि लेंथ इज इंक्रीजिंग बट माई रेडियस इज डिक्रीजिंग, या उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ओके, वेयर एज देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वैसा ही है बिकॉज देर आई एम नॉट एडिंग एनी अदर वायर टू इट। बस मैं उसको उसको जाड़ा था तो उसको मैं पतला करने के लिए उसको मैं खींच रहा हूँ, राइट। सो व्हेन आई एम elongating it, so there is an increase in the length but there is a decrease in the radius. Understanding? So the length of the wire increases, at the same time the diameter is got decreases. So ये आपको डायग्राम दिया हुआ है when the wire is stretch and its length is increases but diameter is decreases. और ये दिया हुआ है सेम, यहाँ पे मैंने रिजिड दिया हुआ है। तो पहले मेरा ये ऐसा था बट जैसे मैं उसको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करूंगा तो उसका एरिया इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा।
right? So when a wire is compressed, its length increases. Okay, sorry, length यहाँ पे decreases होना चाहिए, and its diameter increases. Okay, so here it has to be decreases. So its length decreases and diameter increases. Okay, so यहाँ पे उल्टा होगा. अंडरस्टूड? सो इन दैट केस उन्होंने ये दिया हुआ है, मतलब पॉइजन ये बताना चाहता है कि ये चेंज इन लेंथ का रिलेशन चेंज इन डायमीटर के साथ कितना है, बस ये डिफाइन करता है मेरा पॉइजन रेशियो. बाकी इसमें कुछ नहीं है. देखो बहुत सिंपल है ये. इन्होंने क्या दिया हुआ है, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर, आई कैन से लेटरल स्ट्रेन. तो ये दोनों चीजें हैं. लीनियर स्ट्रेन का मतलब लेंथ में कितना चेंज हुआ है, और लेटरल स्ट्रेन का मतलब मेरे डायमीटर में कितना चेंज हुआ है. बस इतना ही इंपॉर्टेंट है. और ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन, सॉरी, चेंज इन आई कैन से डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, अगर मैं उसका रेशियो ले लूं तो मुझे मिल जाएगा पॉइजन रेशियो. देखो कितना इजी है. ठीक है. तो लीनियर स्ट्रेन का मतलब ये हुआ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर स्ट्रेन. राइट. सो क्या बोला उन्होंने, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. बट लीनियर स्ट्रेन में क्या हो रहा है, खाली एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जिसका नाम है लेंथ. ओके, सो देयरफॉर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर स्ट्रेन. देन वी हैव अ लैटरल स्ट्रेन. अभी लैटरल का मतलब क्या होता है कि भाई साइड में कितना बढ़ रहा है वो, राइट. दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स. ओके, जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ये लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ मेरा पैरेलल बढ़ रहा है, बट ये जो मेरा डायमीटर है वो क्या हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर में क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, राइट. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन to the original dimension in a direction perpendicular to the applied force is called the lateral strain. So basically lateral strain मतलब change in diameter और linear strain मतलब change in length. तो पॉइजन रेशियो ये बोलता है कि अगर हर एक मटेरियल के लिए ये पर्टिकुलर रेशियो अलग हो सकता है, एंड एक्चुअली देर आर डिफरेंट. ओके, सो देयरफॉर विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ I can say lateral strain to the linear strain we call it as a Poisson ratio. Simple. तो उन्होंने ये बोल दिया कि lateral strain divided by linear strain. अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, Poisson's ratio मिलता है. Whereas L will be original length, L will be increase or decrease in the length, D will be original diameter, and small d will be increase and decrease in the diameter of the wire. Right? So this is we call it as a Poisson's ratio. राइट. तो देखो हर एक साइंटिस्ट ने क्या किया है, इनमें दो चीजें कॉमन है, एक तो स्ट्रेन और दूसरा स्ट्रेस. अगर आपको अगर स्ट्रेन और स्ट्रेस समझ गया तो आप कोई भी, मतलब आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो. ओके, बट इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है. ठीक है. सो पॉइजन रेशियो ये बताता है कि लैटरल स्ट्रेन कितना हुआ है और लीनियर स्ट्रेन कितना हुआ है, राइट. सो पॉइजन रेशियो ऑलवेज डील्स विद वन डायमेंशनल एंटिटीज ओनली, राइट. इतना अगर आपको पता चल गया तो ऑब्वियसली पॉइजन रेशियो इज वेरी मच इजी. ओके, थैंक यू.